इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रीप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बहन भैया नए रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और कार्यक्रम किसान वाणी में जो है ना चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत भाई क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है, इस पर चर्चा करेंगे। भाई आज सबसे पहला देखो हमारा जो हर रोज का कार्य है कि सबसे पहला हम प्रश्न पूछा है, फिर भैया के हम जो है ना जवाब आवेंगे, फिर हम उनके नाम बांचेंगे। तो भाई आज का हमारा जो कृषि प्रश्न है वो है कि भाई जो श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें किसान भाई, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। और हमारा जो फोन नंबर रहेगा उत्तर देने के लिए वो रहेगा 94 660 21 336। फोन नंबर फिर सुने भाई
94 660 21 336। इस फ़ोन नंबर के द्वारा भाई मैसेज करके हमारे तक अपना जवाब 6:50 तक पहुँचावेंगे और भाई हम जो है ना भाइयों के नाम जरूर बोलेंगे। और अब जो है ना चर्चा कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है इसके तहत जैसे जो पशुपालन है या डेयरी विभाग है भाई वो क्या काम करा है, क्योंकि किसान भाइयों अपना जो देश है भारत देश खेती प्रधान देश है और इसमें लगभग जो है ना 75% के करीब जो है ना आदमी या तो खेती के काम पर जुड़ रहे हैं और खेती के साथ साथ भाई जो गांव है हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें लोग जो है ना भाई पशु पाला है। और पशु पालेंगे तो भाई देखो वो पालेंगे भी दूध के लिए, तो भाई हमने प्रश्न में भी इसका थोड़ा जिक्र किया है। तो भाई ये दोनों व्यवसाय जिस तरह के एक दूसरे के अनुसार ये चल रहे हैं। अगर भाई खेती करेंगे तो खेती के साथ साथ अपने पशु पालेंगे, दूध बेचेंगे, रोजगार कमाएंगे, अतिरिक्त आमदनी आवेगी। तो भाई हमारे जो पशुपालन भाई हैं वो इन बातों का ध्यान रखे हैं कि भी जो एक तो उनका जो खाना पीना है पशुओं का वो बढ़िया रखना है, चारा है वो अच्छा देना है, दाना अच्छा देना है, और भाई उनका जो प्रजनन का टाइम है उसका भी पूरा ध्यान रखना है। और हमारे देश में भाई जो पशुपालक हैं वो आधुनिक तकनीक का भाई प्रयोग करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहे हैं, क्योंकि भाई देखा है कि कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई अच्छी दूध देने वाली चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उसका वो चुनाव जरूर करा है, क्योंकि भाई खराब नस्ल के जो पशु अगर रखेंगे तो किसान को देखो थोड़ा बहुत नुकसान इसमें उठाना पड़ा है। और पशु अच्छा दूध देगा तो देखो उसकी आमदनी भी ज़्यादा होगी, तो और भाई उसके जो बच्चे होंगे वो देरी से युवा हुए। और हमारे देश की जो गाय हैं अधिकतर जो नस्ल है भाई ऐसी नस्लें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे हैं। और परंतु भाई जो देसी नस्ल की गाय हैं या भैंस है उनमें जो रोग रोधी अक्षमता है वो थोड़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये पशु जो है ना जल्दी से रोग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भाई ये बीमारी उनके देसी हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी जिस तरह के जो दूसरी नस्लें हैं जर्सी है, होल्स्टीन है, परफीजियन है या शंकर नस्ल है इसका चुनाव भी करा है, क्योंकि भाई देखो जो अमेरिकन कह देगा देसी भाषा अमेरिकन गाय भी ज़्यादा दूध दे है। तो भाई इस करके जो है ना किसान भाई हमारे ज़्यादातर अमेरिकन गाय रखा है, देसी गायों की थोड़ा सा जो है ना ध्यान कम दे हैं। और क्योंकि भाई जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है इसके अंतर्गत भी यही बात कर रहे हैं कि भाई एक तो जो छोटे किसान हैं या पशुपालक हैं उनके जीवन स्तर को भाई सुधार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है। भारत सरकार भी भाई जो पशुपालन है या डेयरी विभाग है इसके द्वारा भी जो है ना राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना चलाई जा रही है। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का भी उद्देश्य यही है कि भाई बढ़िया पशु पालने हैं और इससे भाई जुड़े जो उद्योग हैं उनके हमने तरक्की करवानी है, रोजगार के साधन पैदा करने हैं, पशुओं की उत्पादकता की ओर बढ़ना है, और जिस तरह के मांस, अंडा या दूध है इसमें बढ़ोतरी करनी है। इसके अलावा भाई जिस तरह घरेलू मांग है उसके पूरी करने के बाद हम जो है ना निर्यात भी कर सके हैं। और राष्ट्रीय पशु जो मिशन है इसका उद्देश्य भी यही रहा है कि भाई पशुपालन को जो उद्योग है इसको एक तो बढ़िया तरीके विकसित करना है, नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाने हैं, उनके प्रति जो है ना पशु उत्पादकता को बढ़ावा देना है, मांस, अंडा, बकरी का दूध या ऊन, चारे का उत्पादन को बढ़ाना है। और भाई पशुधन बीमा सहित कई तरह के जोखिम प्रबंधन है इनके उपायों को भी बढ़ाना है। और पशुपालन खातिर भाई गुणवत्ता सुधार के लिए उनको प्रशिक्षण भी देना है, क्योंकि भाई अगर बढ़िया पशु रखेंगे तो देखो अच्छा दूध देगा तो आमदनी ज़्यादा रहेगी। इसी तरह भाई नस्ल सुधार के भी उपाय अपना देखना है। कई बार तो भाई आजकल तो ये भी देखना है कि जो हमारे जो देश में कम दूध देने वाले जो पशु हैं उनका पालन प्रत्येक घर में करा जाए, लेकिन अधिक दूध देने वाले जो देसी गाय हैं या विदेशी नस्ल है जिस तरह की जर्सी और होल्स्टीन हम इसकी बात भी कर रहे हैं, नस्ल तैयार करने की योजना बनाई भी गई है। आज देश में भाई काफ़ी सारे भाग में पशुपालन विभाग द्वारा भाई कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित करे गए हैं। और भाई जो संकर नस्ल के पशु हैं उनकी भी पर्याप्त संख्या देश के कोने कोने में भाई विद्यमान है। और इसी तरह भाई और दूसरी जो जानकारी है जिस तरह के जो भैंस हैं या गाय हैं इनकी देखभाल करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि पशु के कई बार देखे हैं कि जो गाभिन होने के पूर्व ही उसका आहार या पालन पोषण का उचित ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई देखो पशु को थोड़ी बहुत ही कमी महसूस होगी। इसके अतिरिक्त भाई हमने उसके खनिज लवण है या उचित आहार है उसका ध्यान रखना है, वो भी देना है। और ये बात भी पता करें कि भाई ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो पशु है आगे का होया कि नहीं होया है, इन बातों का भी ध्यान अपना जरूर रखना है। मादा पशु के शरीर में बच्चे का विकास भाई कई तरह गर्भकाल तक 6-7 महीने में बड़ी धीमी गति से हुआ है, इसके बाद वो विकास जो है ना धीरे धीरे बढ़ता रहा है।
इसी तरह भी हमने जो हमारे आगे के पशु हैं उनके काफ़ी कई बातों का भी ध्यान रखना पड़ा है। जैसे कि खास करके जो साधारण पशु हैं उनसे अलग साफ और भाई सूखी जगह पर रखना पड़ेगा। ऐसा न कई बार ये भी देख ले हैं कि भाई जो दूसरे पशु है जो गाभिन पशु है भी इसको टक्कर मार दिया है और मार करके अभी नुकसान पहुंचाते हैं। इन छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ये भी देखा है कि दूध सूखने के बाद भी उसे हरा चारा दाना पानी आदि इसकी जरूरत है तो उसके अनुसार भी दे देना चाहिए। और पशु को भाई लंबी दूरी तक भाई कई ग्राम पैदल भी चला कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको बाड़े में खुला रखना चाहिए ताकि वो अपनी जरूरत के अनुसार भाई घूम फिर ले। और ब्याने के दिन से लगभग वही 4-5 दिन पहले उनके बैठने का स्थान पर सूखा और साफ बढ़िया बिछावन रखना पड़ेगा। और ब्याने से पहले भाई पशु की सामान्य खुराक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ब्याने के लगभग 60 दिन पहले उसके 30 दिन बाद और पशुओं को 2 ग्राम विटामिन प्रतिदिन भाई अपना देना है। और कई बार ये भी हो है कि पशु के अंदर भाई थनैला रोग जो है ना इसके होने की संभावना कई बार ज़्यादा बढ़ जा है। और दूध देने वाले जो पशु हैं भाई उनका भी काफ़ी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ भाई जो है और जो बातें हैं जिस तरह के उनके खाने पीने का है, उनको छाया में बांधना है, साफ पानी पियाना है, ये छोटी छोटी बातों का भी आपने ध्यान रखना है। और अब भाई सुनवाएंगे भाई ना थोड़ी सी जानकारी मौसम के बारे में। भाई आजकल का मौसम क्या कह रहा है और आने वाले दिन में क्या कह रहा है, ये जानकारी अभी भाई सुनेंगे। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 84 और 53% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 49.5 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 23 मार्च तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने, बादलवाई रहने और वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, इस दौरान जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई से पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित संस्थान से करवा लें। किसान भाइयों, यह समय धान की रोपाई का है, आप आवश्यकता अनुसार धान की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण बेल वाली फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। आप अपने खेतों की निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण नजर आए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। धन्यवाद। और भाइयों, ये तो ली मौसम की जानकारी। और अब जो है ना कल के प्रसारित होएगा हमारा कार्यक्रम किसानवाणी में, उसकी जानकारी भाइयों को दे दें। और भाइयों, कल है दिन मंगलवार और इस दिन हम कार्यक्रम लेके आवा हैं फोन इन। और कल हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा भाई धान की रोपाई में क्या सावधानियां रखनी है आपने। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे भाई विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर JN भाटिया, पूर्व प्रधान कृषि विशेषज्ञ KVK कुरुक्षेत्र। और जो भी समस्या है भाई धान की रोपाई से संबंधित अपनी भाई जो है ना बात वो पूछ सकते हैं फोन के माध्यम से। और अब जो है ना भाइयों को कराएंगे मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। राजा जी मन छुची दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छूटी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। पिता ने चिंता बारी अपनी बेटी दी की, सोमवती मेरी बाट जो होवती,
जन मोर पपैया की पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे जोत बढ़ेगी की। किस्मत के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले हैं। घड़ी नहीं जंग जोड़ने की, पल पल हो रही वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छूटी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रही वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। इकले काके जीना जग में, कोई मत इकला रही हो। मेल किसी ना चीज जगत में, धर्म के ऊपर मरियो। 15 दिन की अर्ज करूं सू, दया मेरे पे करियो। जा बेटा ससुराल डिगर, जा हंस के एक बे कहियो। के बेराया पान छूट जा, के बेराया पान छूट जा। रोटी टुकड़ा पोने की, पल पल हो रही वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रही वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। जाने के माँ बाप मरे, मन सुनना छोड़ करेगे। जग पर लो में कसर रही ना, गम के बदल गिर के। बिगड़ी काना बना ही माटी, दूर किनारा करेगे। दयावान और यार समझ के तेरे सुप्रत करेगे। घड़ी मिली से आज आनंद की, घड़ी मिली से आज आनंद की। दाग जिगर के धोने की, पल पल हो रही वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रही वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। ओ राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल हो रही वार भूपिया, समय नहीं से खोने की। और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत। और हमारे जो प्रश्न पूछा था भाई कि भाई श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना किस उद्योग से पूछा है, और उसका सही जवाब तो है भाई दूध उत्पादन उद्योग से है। लेकिन कई भैया ना भाई अमूल क्रांति भेजा है। देखो अमूल तो ये कंपनी का नाम है भाई। ये प्रश्न का जवाब जो है ना थोड़ा सही नहीं है, हमने उद्योग पूछा है। तो भाई सही उत्तर है इसका दूध उत्पादन से। और अब जो है ना हम चर्चा करेंगे भाई कि जो 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी जानकारी भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। धान का जो अधिकतम समर्थन मूल्य दिया है भाई वो है 2183 रुपये है। धान ग्रेडे का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2203 रुपये। ज्वार मालदंडी का है 3225 रुपये। बाजरे का है 2500 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का का है 2090 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग है 8558 रुपये प्रति क्विंटल। उड़द है 6950 रुपये प्रति क्विंटल।
सूरजमुखी बीज 6,760 रुपये प्रति क्विंटल। और भाई कपास लंबे रेशे वाली है 7,020 रुपये प्रति क्विंटल। और जो किसान कॉल सेंटर है इसका एक नंबर है, वो है 1551 यानी कि 1551। जो भी आपने भाई खेती संबंधित जानकारी लेनी है वो हमारा किसान कॉल सेंटर पर भाई फोन लगा के वो जानकारी ले सका है। और अब जो है ना हम नई फसल नई उमंग में चर्चा कर रहे हैं कि भाई जैविक खेती का बदलता स्वरूप। किसान भाइयों सब जाना है कि भाई जैविक खेती क्या है, यानी कि भाई जैव उसमें रासायनिक का तो काम ही नहीं पड़ेगा। जैविक करनी हमने बिना दवाइयां के बिना रसायन के, वो हमारी जैविक खेती की भाई एक ऐसी पद्धति है जिसमें के जो रसायन है, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं या भाई खरपतवार हैं, इनकी जगह पर अगर हम भाई जीवांश खाद 11 पोषक तत्वों वाली, जिस तरह हरी खाद है, गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है या कंपोस्ट है, भाई जीवाणु कल्चर है, इस तरह की अगर हम खाद गिराएंगे तो भाई जो आसपास का वातावरण है एक तो वो भी सुधरेगा, पशुओं को भी भाई और मानव जाति का जो भी कोई हानिकारक प्रभाव इसके ऊपर कोई नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कहेंगे हम भी जैसा खाएंगे अन्न ऐसा रहेगा मन, सारे जाना है। तो भाई अगर हम खाने में शुद्ध चीज खाएंगे तो देखो हम बीमार कम पड़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जैविक खेती के देखो भाई लाभ तो बतेरे हैं, लेकिन जो जैविक रूपांतरण में जो जैविक उत्पादन है इनकी जरूरत बड़ी जरूरी है। क्योंकि भाई किसी भी खेत का जो प्रारंभिक जो चल रही है खेती, उसमें जैविक खेती की ओर जो है ना सबसे पहला काम यो रहा है कि भी जो मिट्टी है उसमें जो उर्वरता उसकी खोई गई है उसको दोबारा से हमने लाना है। और इस खातर भाई जो रासायनिक उत्पादन है उनका प्रयोग भी हमने एक तो करना ही नहीं है, और करना है तो भाई जमी जरूरत पड़े तो ही करो भाई, नहीं तो भाई जरूरत ही नहीं, सब देसी खाद गिरो। और भाई जो पोषण प्रबंधन है या मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ानी है हमने। फसल में जो अवशिष्ट है जैसे पशु मल है, जो घास फूस है, पत्ती कचरा है, और भाई जो और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ हैं, हरी खाद है, इसके उत्पादन करके भाई इनसे खाद बना के अपने खेत में आपने डालनी है। अच्छे बढ़िया परिणाम भी आवेगा और भाई जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और गुणवत्ता वाली होगी। तो इससे जो है ना हमारा शरीर तो बढ़िया रहेगा, लेकिन जो और दूसरे खाने वाले हैं भाई पशु लगा लो, मनुष्य लगा लो, उनमें का भी स्वास्थ्य भी इसमें सुधरेगा। और जैविक खेती के भाई लाभ तो बतेरे, जिस तरह के जो किसान भाई हैं पर्यावरण खातर जैविक खेती का लाभ का सौदा है। जैविक खेती तब एक तो किसाना के जो कम लागत में बढ़िया गुणवत्ता वाली फसल होगी, दूसरा यह है कि जैविक खेती तो भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। रासायनिक उर्वरक है इनके प्रयोग की बजाय जो भूमि बंजर बना दी ना वो बंजरपन जो है ना खत्म हो जाएगा अगर हम रासायनिक खाद की जगह भी देसी खाद गिरेंगे। जैविक खाद में भाई जिन तत्वों की कमी होगी वो पूर्ण हो जाएगी और दूसरी जो गुणवत्ता है उसमें भी भाई बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी जैविक खाद के गिरने तक। जैविक खाद या भी जैविक कीटनाशक के उपयोगिता भी जो जमीन है इसकी उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी होगी, सिंचाई की कम लागत जैविक खेती में आवेगी, क्योंकि भाई जो जैविक खाद है जमीन में लंबे समय तक भाई नमी बनाकर रखेगी, जिस तरह भी जो सिंचाई की जरूरत है, खेत में पानी देने की जरूरत पड़ा है, उसमें रासायनिक खेती की बजाय कम पड़ेगी। और रासायनिक खाद में भाई जो जमीन है उसके अंदर फसल की जो उत्पादकता है बढ़ाने खातर जो जीवाणु नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण तभी जो फसल की उत्पादकता कम हो रही है। जैविक खाद का भाई प्रयोग करना है उसकी जो ताकत है फसल बढ़ाने की, फसल में बढ़ोतरी करने की, उत्पादकता बढ़ाने की, वो द्वारा प्राप्त हम कर सके हैं। और भाई जैविक खेती में जो भूमि को जल धारण की जो ताकत है उसमें भी वृद्धि होगी। दूसरी बात यह है कि जो रासायनिक खाद भूमि के जो अंदर पानी की जो जल्दी सोख ले, जबकि जैविक खाद जमीन के ऊपरी सतह में नमी बनाकर रखा है और भाई जिस तरह जमीन की जो है ना जो पानी को सोखने की ताकत है वो बढ़ जाएगी। किसान की खेती की लागत, रासायनिक खाद की कीमत और भाई कई ग्राम आसमान ने छुरी हैं, तो जैविक खाद बहुत ही सस्ते दाम में तैयार हो सका है। और जैविक खाद में तय भाई जो प्रदूषण है उसमें कमी आवेगी। रासायनिक खाद या दूसरे कीटनाशक हैं उससे पर्यावरण दूषित होगा और खेत के आसपास का जो वातावरण है भाई कई ग्राम वो जहरीला होगा और वहाँ के जो वनस्पति है, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं वो मरने शुरू हो जाएं। जैविक खाद या कीटनाशक के प्रयोग से भाई वातावरण शुद्ध हुआ है। कई बार देखे करते, कई बार तो पुराने हो करते जैसे जीरी की खेती हो गई जिसमें दवाई छिड़के करे थे, कई बार दवाई चढ़ जा रही थी
या और जो दवाई गिरे करें तो भाई जिस तरह जो सांप वगैरह है वो खेत में मर जाए करें थे, वो हमारे मित्र भी हैं। ये ना सोचो कि वो काट जाएगा और मर जाएगा, नहीं, वो दूसरे जो हानिकारक दूसरे जिस तरह चूहे वगैरह है उनको खा ले हैं, तो ये क्या है, ये हमारा मित्र कीट हो सका है। तो इस करके जो है ना, अगर हम खेत में ऐसी दवाइयाँ डाले करें थे, सारे जीव मर जाए करें थे, और उससे भूमि की जो देखो खेत में बदबू आया करे थी, वातावरण प्रदूषित हो गया था। और जैव की जो खेती है इसमें भाई रासायनिक खेती की उत्पादकता की तुलना में बहुत बढ़िया हुआ है। और भी देखो वर्मी कंपोस्ट है, इसका प्रयोग अपना करना चाहिए, क्योंकि फसल में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनमें संतुलन बना कर रखा है। हरी खाद है, ये भी भाई उस सहायक फसलों को कहे जिसमें खेती की मुख्य रूप से भी जो जमीन में पोषक तत्वों को बढ़ाने में, उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने में काफ़ी उद्देश्य से भाई जो लाभप्रद रहा है। या इस तरह की जो फसल है हरी स्थिल में जो है ना, हल चलाकर मिट्टी में उसको मिलाते हैं, जिस तरह ढांचा बोले हैं, कोई दलहनी फसल बोली बीच में है, तो उसको क्या है, हम थोड़ी जब बड़ी हो जाए तो भाई उसने खेत के अंदर हरी ही बाधे हैं खेत में, और वो मिट्टी में मिल जाए तो वो हरी खाद का काम करा है। तो इस तरह भाई जो हरी खाद है, जो जैविक खेत है, उसको हमने अपनाना है, जैविक विधि को, और अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाना है। और अब थोड़ा सा जिक्र कर लें भाई बाजरे के बारे में, यानी कि मोटे अनाज के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष है भाई 2023 मनाने लाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाई 2023 को पोषक अनाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर रखा है। और ये प्रधानमंत्री की दृष्टि से पहले ही है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को दुनिया भर के 70 से ज़्यादा देशों में भाई समर्थन मिला है। और भारत सरकार ने भी भाई अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को जो है ना जन आंदोलन बनाने खातिर भाई इसको मनाने की घोषणा कर रखी है। और एक बात और है, क्योंकि भाई इसमें पोषक अनाज को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है उसमें वैश्विक उत्पादन बढ़ाना और भाई खपत सुनिश्चित करना, फसल चक्र का बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना, खाद्यान्न टोकरी के प्रमुख जो घटक हैं उसमें जो बाजरा है उसको बढ़ावा देना है भाई, और बेहतर तालमेल अपना के, जिस तरह के हम देखा है आजकल तो बाजरे के भाई काफ़ी सारे व्यंजन बनाने लग रहे हैं, होटलों में देख लो। और भाई खास करके अपना जो ग्रामीण इलाका है सर्दी के मौसम में भाई इसका काफ़ी प्रयोग करा है, खिचड़ी के रूप में, रोटी के रूप में। तो भाई हम तो ये कहें कि भाई जो बाजरा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जो भी मोटा अनाज है, क्योंकि शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।